हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको विटामिन B9 डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा था और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। तो अब अपन बात करें फोलिक एसिड की, तो फोलिक एसिड की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती है। लाइक एक तो होती है फोलेट, एक होती है फोलिक एसिड और एक होती है डाइटेट्राफोलेट। ओके, तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है या अंतर क्या होता है? जो फोलेट फॉर्म है ये तो नेचुरल फॉर्म होती है, मींस ये नेचुरली पाई जाती है वेजिटेबल्स में और अदर सोर्सेज में। दूसरी जो फोलिक एसिड होता है ये सिंथेटिक फॉर्म होती है, मींस इसको बनाया जाता है। जो मतलब फोलिक एसिड की टेबलेट्स वगैरह पाई जाती है या मिलती है मार्केट में वो। नेक्स्ट वन जो है थर्ड वन डाइटेट्राफोलेट, ये क्या होता है? जब भी फोलेट बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? डाइटेट्राफोलेट में, और ये डाइटेट्राफोलेट फॉर्म ही सेल्स में एंट्री लेती है। ओके, ये डेरिवेटिव होता है फोलेट का। जब भी फोलेट बॉडी में एंटर करता है तो कन्वर्ट हो जाता है डाइटेट्राफोलेट में और यही फॉर्म सेल्स में एंट्री लेती है। तो ये तो बात होगा डिफरेंट फॉर्म्स की, फोलेट की या फोलिक एसिड की। अब बात करें कि फोलिक एसिड या फोलेट का काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है जो हमारी बॉडी के डीएनए हैं उनका फॉर्मेशन करना और उनकी रिपेयरिंग करना। ओके, अब बात आती है कि एनीमिया कैसे कॉज होगा इसकी वजह से। तो जो फोलिक एसिड है या जो फोलेट है ये क्या करता है? आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर मान लो बॉडी में फोलेट या फोलिक एसिड की कमी हो रही है तो क्या होगा? आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा या कम होगा। ओके, तो अगर आरबीसी का फॉर्मेशन कम होगा तो उस वजह से कौन सी कंडीशन एराइज होगी? एनीमिया। ओके, और अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आरबीसी की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, ये तो बात हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन बात आती है इसके सोर्सेज की कि किन किन चीज़ों में फोलेट या फोलिक एसिड पाया जाता है। तो कुछ ड्रिंक्स होती है, कुछ फूड्स होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। लाइक जो सिट्रस फूड्स होते हैं, मीन्स जिन फ्रूट्स के अंदर सिट्रस एसिड पाया जाता है, लाइक जो ऑरेंजेस है या लेमन है, जो नींबू वगैरह है, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये रिच सोर्स होते हैं फोलेट के। इसके अलावा कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं जो भी अच्छा सोर्स होते हैं फोलेट का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कि जैसा मैंने आपको बताया जब भी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन होती है, जिसको अपन बोलते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये तो बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की जो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं इसके कोजेस की। तो कोजेस को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा विटामिन्स के बारे में। जो हमारे विटामिन्स होते हैं बॉडी में ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? ADE K। वाटर सोल्यूबल होते हैं जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स आता है, C आता है, ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। तो जो फोलेट है वो भी क्या है? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये इजीली जो है सोल्यूबल हो जाते हैं, सोलेट मिल जाते हैं, घुल जाते हैं पानी के अंदर, बॉडी के अंदर, और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। इस वजह से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, और फोलेट भी एक तरह का वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इस वजह से ये भी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। ओके, तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था पॉइंट। नेक्स्ट वन बात आती है इसकी कोजेज़ की। क्या क्या इस कोजेज़ होती है जिनकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में? तो फर्स्ट वन कोज आती है डाइट। अगर कोई पर्सन डाइट अच्छी नहीं ले रहा या ऐसी डाइट नहीं ले रहा है जिसके अंदर फ्रूट्स वगैरह हो, वेजिटेबल्स हो, ये नहीं खा रहा है अच्छे से, तो क्या होगा? उसमें फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है।
नेक्स्ट वन कोजेज आती है, कुछ डिजीजेज भी हो सकती है जिनकी वजह से भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। लाइक जो क्रोन्स डिजीज़ है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बाउल है यानी जो जीआई ट्रैक्ट है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ एक लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। तो अगर मान लो इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फोलेट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है डिजीजेज में कुछ कैंसर। अगर इंटेस्टाइन में कैंसर हो किसी तरह का तो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में डिस्टरबेंस करेगा। न्यूट्रिएंट्स अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, फोलेट अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है जेनेटिक प्रॉब्लम यानी आनुवांशिक कंडीशंस की वजह से। तो अब इसमें कैसे होगा जेनेटिक्स की वजह से, तो मैं आपको इसका भी रीज़न बता देता हूँ। जो जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो फोलेट होता है वो बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है, डाईटेट्रा फोलेट में। ठीक है, तो ये जो इसमें कन्वर्ट होता है तो इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं डाईटेट्रा फोलेट रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज जहाँ पे एज आता है ASE, उसका मीन क्या है, एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, फोलेट को डाईटेट्राफोलेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। तो अगर किसी पर्सन में ये एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये फोलेट डाईटेट्राफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर ये सेल्स में एंट्री नहीं करेगा तो बॉडी में फोलेट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसको बोलेंगे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ऐसे जेनेटिक्स कोज करती है फोलेट की डेफिशिएंसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, इसके बाद और कोजेस हो सकती है मेडिकेशंस की वजह से भी। जैसे कुछ मेडिकेशंस होती है लाइक फिनाइटोइन है या जो मेथोट्रेक्सेट है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये फोलेट के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है या उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है, जिस वजह से फोलेट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट कॉज हो सकती है एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक। अगर कोई पर्सन एल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करता है, ज़्यादा एल्कोहलिक है, तो उनमें क्या होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कुछ कोजेज़ की। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अब बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी एनीमिया हम पढ़ेंगे टाइप्स वगैरह, उनमें आपको लगभग जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो सेम ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो भी एनीमिया हो रहा है उसका रिजल्ट सेम आ रहा है। सेम कैसा आ रहा है, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें RBC कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इनका जो रिजल्ट है वो सारे एनीमिया का सेम है, बट इनकी जो कोजेज़ है वो डिफरेंट रहती है बस। जैसे आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें आयरन की कमी हो रही है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो उसमें फोलिक एसिड की कमी हो रही है। तो कोजेज डिफरेंट है बट जो सिम्टम है, जो रिजल्ट है वो सबके सेम ही आएंगे लगभग। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है फैटिगनेस, यानी एनीमिया के पर्सन में क्या रहेगी, थकान रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, मसल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वजह से पेशेंट को थकान फील होगी। नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिलेगा ग्रे हेयर, यानी ऐसे पर्सन में जो बाल होंगे वो सफ़ेद हो जाएंगे। इसके पीछे क्या रीज़न होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो फोलेट होता है वो एक एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं मेथियोनिन। ये मिथियोनिन जो एमाइनो एसिड है इसके फॉर्मेशन में फोलेट हेल्प करता है, और ये मेथियोनिन क्या करता है, ये हेयर का जो कलर होता है यानी जो ब्लैक कलर होता है उसमें हेल्प करता है। तो अगर बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये मेथियोनिन नहीं बनेगा, और मेथियोनिन नहीं बनेगा तो उस पर्सन के बाल कैसे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सिम्टम यहाँ देखने को मिल सकता है वीकनेस का।
नेक्स्ट देखने को मिलेगा डिस्निया यानी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी रहेगी पर्सन को। वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस क्यों होगा? एनोरेक्सिया की वजह से। अगर पर्सन को भूख नहीं लगेगी तो उसका ऑटोमेटिकली वो खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ग्रोथ की प्रॉब्लम, जो बच्चों में मोस्टली देखने को मिलेगी। अगर किसी बच्चे में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे टंग में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। जनरली जो B9 की डेफिशिएंसी है या जो B12 है, इन दोनों की डेफिशिएंसी में टंग स्वेलिंग देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिलेगा पेल स्किन, यानी जो स्किन होगी वो येलो कलर की दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि पर्सन में खून है ही नहीं, ब्लड है ही नहीं, जो कि एनीमिया का कॉमन साइन है। नेक्स्ट वन यहाँ पे इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी जो पर्सन होगा उसको चिड़चिड़ापन रहेगा और चिड़ेगा हर बात में। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिसको बोलेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्या होता है? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें जो फीटस रहता है, तो आपको पता होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये फोलिक एसिड क्या करता है? फीटस के ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर किसी महिला को या प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड की टेबलेट्स नहीं दी जाए या वो डाइट में अच्छे से फोलेट नहीं ले तो क्या होगा? उसमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा? फीटस के ऑर्गन जो हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। ये क्यों होती है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। ओके, समझ में आ गया? ओके, ये बात हो गई इसके सिम्टम्स की। नेक्स्ट वन बात करें अब इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसमें एनीमिया का पता चल सकता है। इसके बाद और स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें फोलिक डेफिशिएंसी में, तो इसमें आता है एक टेस्ट मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि ब्लड में जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, जैसा मैंने आपको बताया था डाइट हाइड्रोफोलेट जो फॉर्म होती है उसका पता लगाते हैं। अगर ये ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर इसका जो लेवल है ब्लड में कम है, कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो किसका इंडिकेशन है? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी का। ओके, नेक्स्ट वन इसमें एक और टेस्ट कर सकते हैं, सीरम फोलेट लेवल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? सीरम में या ब्लड में फोलेट के लेवल का पता लगाते हैं कि फोलेट कितना प्रेजेंट है ब्लड में। तो अगर इसका लेवल कितने से कम आए, 7 नैनोमोल पर लीटर से अगर कम आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फोलेट एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिशिएंसी या डायग्नोसिस की। अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो जो भी मतलब एनीमिया होते हैं, लाइक जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से एनीमिया हो रहे हैं, तो उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो ट्रीटमेंट है वो यही है, डाइट। तो डाइट में पेशेंट को क्या दिया जाता है? फोलेट दिया जाता है। तो फोलेट के जो सोर्सेज है, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो सिट्रस जूस वगैरह है, जो ऑरेंजेस है, जो लेमन है, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ऐसी डाइट पेशेंट को दी जाती है। दूसरा क्या बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी जो है खाना वगैरह बनाया जाता है तो उसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुकिंग नहीं करनी है। दूसरा, उसको ओवर वॉश भी नहीं करना है, जो सब्जी वगैरह उसको ज़्यादा नहीं धोना है। इससे क्या होता है कि जो विटामिन्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए जब भी खाना पकाते हैं तो उसमें ओवर कुकिंग नहीं करनी और ओवर वॉश नहीं करना है। तो ये डाइट में 2 बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। अब सप्लीमेंटेशन में क्या आता है? फोलिक एसिड टेबलेट्स। जनरली जो भी एनीमिक पर्सन होते हैं या जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट होते हैं, उनको फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है। नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसेंशियल होती है बच्चे के डेवलपमेंट में, जो फिटस प्रेग्नेंट लेडी की वोम्ब में होता है। ओके, ये बात हो गई सप्लीमेंटेशन की।
नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन की जो प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको कॉजेज में बताया कि अगर रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं बन रहा है जो फोलेट को टाई टेट्राफोलेट में कन्वर्ट करता है, अगर वो ही नहीं बन रहा है तो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट ये रहता है कि पेशेंट को डायरेक्ट ही जो डाई टेट्राफोलेट वाली जो फॉर्म है यही दी जाती है, फोलेट नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है तो उनको डायरेक्ट ही डाई टेट्राफोलेट फॉर्म दी जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट सेल में एंट्री कर जाता है और पेशेंट में फोलेट मिलता रहता है। ओके, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।